जय हिंद दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत अब रूसी कामोव 226 हेलीकॉप्टरों की डील को करने वाला है कैंसिल। ब्रुनेई अब भारत से ब्रह्मोस खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है। भारतीय स्टार्टअप ने तैयार किया मल्टी मिशन रिकवरेबल स्मॉल यूएस। भारतीय वायुसेना अब अपने MiG-21 को मानव रहित ड्रोन में विकसित करने वाली है। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय अब कामोव 226T की जो डील है, जो कि हमारी रशिया के साथ होनी थी, उसे अब खत्म करना चाहती है। वजह बिल्कुल साफ है कि लगातार इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से कहा है कि वह अतिरिक्त स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों की खरीद पर ध्यान दे। इसके अलावा एक और जो प्रपोजल है उस पर विचार किया जा रहा है, जिसके तहत कामोव 226T के डिजाइन का ब्लूप्रिंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेने की बात की जा रही है, जिसके लिए 2G1 इंजन को सीधा फ्रांस से खरीदा जाएगा और कामोव का एक नया वेरिएंट भारत तैयार करेगा कोलैबोरेशन के माध्यम से इंडियन प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के साथ। लेकिन दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये तो रशियन कामोव बताएगी कि क्या वो इस प्रपोजल के लिए सहमत है या नहीं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने कहा कि ब्रुनेई अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है और इसके लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस ने भी अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो ब्रुनेई के साथ काफी तेज कर दी है। बता दें कि ब्रुनेई का 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहां अक्सर उसके चीन के साथ तनातनी रहती है। इसके अलावा उनका 12 नॉटिकल माइल्स का टेरिटोरियल सी भी है। और ब्रह्मोस मिसाइल के आ जाने के बाद रॉयल ब्रुनेई आर्म फोर्सेस उनको काफी फायदा मिल जाएगा इस क्षेत्र में अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय स्टार्टअप ने मल्टी मिशन रिकवरेबल स्मॉल अनमैन्ड एरियल सिस्टम तैयार किया है, जो कि बड़े, मीडियम यानी कि मध्यम और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी से लॉन्च किए जा सकते हैं, वो भी मिड फ्लाइट के दौरान। साथ ही इन्हें रिकवर भी किया जा सकता है। और दोस्तों, ये जो मल्टी मिशन रिकवरेबल स्मॉल यूएवीज हैं वो स्पेशल पॉड्स में रखे जा सकते हैं, ताकि मिशन के बाद ये जो पॉड्स हैं वो रिचार्जेबल स्टेशन की भूमिका निभाएंगे। मल्टी मिशन रिकवरेबल जो स्मॉल यूएवीज हैं, उनसे जो बड़े यूएवीज हैं उनकी रिकॉनेंस की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी, खास करके हाई रिस्क ऑपरेशन एरिया में। और इस तरीके से ये जो छोटे रिकवरेबल स्मॉल अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं वो अपने पेरेंट यूएवी को प्रोटेक्ट भी करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 दुबई एयर शो 2023 में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। बता दें कि एयर शो की पहली झलक में LCA तेजस मार्क 1 का एक स्थिर प्रदर्शन पर दिखाया गया है, जो कि रणनीतिक रूप से अल तारिक LRPGM के साथ खड़ा है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात स्थित एज ग्रुप के द्वारा विकसित एक सटीक यानी कि प्रिसीजन म्यूनिशन सिस्टम है। बता दें कि इस साल HAL और एज ग्रुप ने एक MOU पर साइन किए थे, जिसका उद्देश्य HAL के फिक्स्ड विंग विमानों में अल तारिक फैमिली की इस म्यूनिशन को इंटीग्रेट करना है। अल तारिक के सीईओ ने कहा कि HAL के लड़ाकू विमानों की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए LRPGM एक बेहतर समाधान है। LRPGM प्रणाली को आधुनिक वायुसेना की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप लंबे स्टैंड ऑफ रेंज और बढ़ी हुई सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अब MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन को पूरी तरीके से 2025 में रिटायर कर देगी और हाल ही में कुछ स्क्वाड्रन्स भी रिटायर की गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये जो फाइटर जेट है इसका इस्तेमाल अनमैन्ड ड्रोन्स में भी किया जा सकता है। बता दें कि रिटायरमेंट के बाद MiG-21 फाइटर जेट आधुनिक और उन्नत विमानों के लिए उनका एक जरूरी हिस्सा बन सकता है, अगर इसे मानव रहित ड्रोन में विकसित किया जाता है तो। क्योंकि दोस्तों, रिटायर होने वाले जो MiG-21 है उनकी औसतम आयु महज 37 से 38 साल है। बात साफ है कि अभी इनके 7 से 8 साल और बचे हुए हैं। ऐसे में मानव रहित ड्रोन में अगर इनका दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ज्यादा रणनीतिक फायदा देगा। कहा यह जा रहा है कि इन रिटायर्ड MiG-21 एयरफ्रेम को रोबोटिक ड्रोन में बदला जा सकता है, जो अलग अलग मिशनों और एप्लीकेशन में काम कर सकते हैं। और ये जो ड्रोन होगा दोस्तों, वो सुपरसोनिक ड्रोन होगा, जो कि युद्ध के मैदान में एक नया आयाम जोड़ देगा। वहीं दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल आत्मघाती ड्रोन के रूप में भी किया जा सकता है, यानी कि मानव रहित कामिकेज विमान के रूप में। MiG-21 एयरफ्रेम आधारित सुपरसोनिक ड्रोन दुश्मनों की छिपी हुई वायु रक्षा जो संपत्ति है उन्हें बाहर निकालने और ये हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला ले जाने के लिए भी डिकॉय के रूप में काम कर सकता है। इन हथियारों में
बम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार और एंटीशिप मिसाइलें शामिल हैं। और अगर भारत मिग-21 की विरासत को अत्याधुनिक रोबोटिक विमानों के रूप में बदल देता है तो ये बहुत बड़ा रणनीतिक फायदा देगी, जो कि हवाई युद्ध की गतिशीलता को नया आकार देंगे। इस बात को लेकर दोस्तों आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की पीटीसी इंडस्ट्रीज और सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन ने एक समझौते पर साइन किया है, जिसके तहत पीटीसी इंडस्ट्रीज सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन के लिए टाइटेनियम कास्टिंग पार्ट्स का उत्पादन करेगी। और ये समझौता भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन की महत्वाकांक्षा भारत में इंजन इकोसिस्टम को विकसित करना है। लखनऊ स्थित पीटीसी इंडस्ट्रीज के पास उन्नत कास्टिंग प्रक्रियाओं के साथ साथ सटीक मशीनिंग में भी लंबे समय से विशेषज्ञता है। और लीप इंजन के लिए पहले ही टाइटेनियम कास्टिंग पार्ट को सिंगल आइजल जेट को पावर देने वाले लीप इंजन के लिए 2024 की शुरुआत में वो इन्हें वितरित करेगा। और अभी तक भारतीय एयरलाइंस के द्वारा 2200 से अधिक लीप इंजनों का ऑर्डर दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। राजस्थान से लगती देश की पश्चिमी सीमा के पास भारतीय सेना के तीनों अंगों ने एक संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम त्रिशक्ति प्रहार है। इस अभ्यास में इंडियन एयरफोर्स आपसी सामंजस्य को स्थापित करते हुए भारतीय सेना व नेवी के साथ अभ्यास कर रही है। और अभ्यास की योजना में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के साथ जमीनी व युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बता दें कि अभ्यास के दौरान खुफिया और अन्य जानकारी रखने, टोही विमान से लंबी दूरी के हमले, सटीकता के साथ दुश्मनों को खत्म करने का अभ्यास किया जा रहा है। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस का प्रदर्शन किया जा रहा है। ये युद्ध अभ्यास 25 नवंबर तक चलेगा। बता दें कि इसमें करीबन 25,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना और पाकिस्तान की नौसेनाओं ने अरब सागर में एक नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। और ये नौसेना का अभ्यास कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा चुनौतियों को भी बढ़ा रहा है। बता दें कि यह अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज कराची में हो रहा है, जो कि मुंबई के करीब है। बता दें कि इस अभ्यास को सी गार्डियन 3 संयुक्त समुद्री अभ्यास नाम दे दिया गया है। इस अभ्यास में पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जीबो टाइप 054A गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और लीनी शामिल है। जबकि पाकिस्तान की नौसेना की तरफ से उनकी कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स, एक पनडुब्बी सपोर्ट जहाज और PLA की नौसेना की मरीन कोर की टुकड़ी शामिल है। यह अभ्यास 209 दिनों तक चलने वाला है। दोस्तों, एक के बाद एक पाकिस्तान में आतंकियों को टारगेट किया जा रहा है और पाकिस्तान को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि उनके यहाँ जो टॉप मोस्ट वांटेड है उन्हें खत्म किया जा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान में एक बार फिर से एक आतंकी की हत्या हो चुकी है और यह हमला भी दोस्तों अज्ञात हमलावरों ने किया है, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद के मौलाना तारिक रहीम अल्लाह तारिक को ढेर कर दिया गया। यह घटना उस समय हुई है जब वो भारत विरोधी रैली में हिस्सा लेने गया था। तारिक को कराची में कुछ हमलावरों ने गोली मार दी। दोस्तों, ये जो तारिक था वो पाकिस्तान का मशहूर मौलाना था, जिसे अक्सर सुनने के लिए कई हजार लोग आते थे। अचानक इस मौलाना पर गोलियां चलती है और वो मौके पर दम तोड़ देता है। टारगेट किलिंग का ये मामला सामने आ रहा है और मौलाना की हत्या पर पाकिस्तान की मीडिया भी चुप हो चुकी है, क्योंकि एक के बाद एक जो मोस्ट वांटेड है उन्हें खत्म किया जा रहा है। इससे पहले अकरम की हत्या हुई थी, जो लश्कर के सरगना हाफिज सईद के लिए एक बड़ा झटका था। अब ये जो अज्ञात बंदूकधारी हैं, ये कौन है, इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रही। अगर आपकी समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की राह पर चलते हुए नेपाल ने भी टिकटॉक पर बैन लगाने का फैसला ले लिया है। नेपाली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह कहा गया कि सामाजिक सद्भाव पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले लिया गया है। हालांकि ये निर्णय कब से लागू होगा, इसके बारे में अभी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है। नेपाल की गवर्नमेंट का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी अधिकार है, लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग तक नफरत फैलाने वाले भाषण देश की संप्रभुता के लिए खतरा है और इसके लिए टिकटॉक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और पिछले 4 सालों में नेपाल में टिकटॉक पर साइबर क्राइम के करीबन 1650 मामले सामने भी आए हैं। हालांकि टिकटॉक पर बैन करने की तैयारी पहले से ही नेपाल कर रहा था। भारत की इसरो और जापान की जाक्सा सहयोग अपने अगले चंद्र मिशन पर तेजी से प्रगति कर रहा है। हाल ही में कहा गया है कि जैक्सा ने रोवर के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला पूरी कर ली है, जो कि चांद की सतह पर नेविगेट करेगा। जाक्सा की तरफ से कहा गया है कि रोवर की गतिशीलता का आकलन करने वाले परीक्षण
योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कि जैक्सा ने चांद के भूभाग की नकल करते हुए समर्पित सुविधाओं की स्थापना की, जिसमें कि एक अंधेरा कमरा, चट्टानों के साथ रेतीली सतह और लूनर लाइट व्यवस्था शामिल है। ये वातावरण रोवर की गतिशीलता और नेविगेशन क्षमताओं के व्यापक परीक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं। रोवर के बारे में जानकारी देते हुए जैक्सा की तरफ से कहा गया है कि रोवर में जमीन पर सुरक्षित पकड़ प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए बड़े पहिए या क्रॉलर हैं, जो कि इसे अत्यधिक विश्वसनीयता के साथ चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार करने में सक्षम बनाते हैं। विशेष रूप से रोवर में एक स्वतंत्र ड्राइविंग और स्टीयरिंग प्रणाली शामिल है और प्रत्येक क्रॉलर को ऑटोनॉमस रूप से संचालित करने की अनुमति दी गई है। तो फिलहाल ये तभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।